हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं द पॉइजन एक्ट 1919। ठीक है, सो ये कौन सा एक्ट है? पॉइजन एक्ट। कब हुआ था इनैक्ट? 1919 को। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द पॉइजन एक्ट 1919। फाइन, सो इट इज द पॉइजन एक्ट। हम देखेंगे व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी हैव, लाइक व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी हैव इन द पॉइजन एक्ट 1919। सो इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ सकते हैं द एक्ट वाज प्रपोज्ड ऑन 3rd सितंबर। 3rd सितंबर कब? 1919 इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 3rd सितंबर 1919 को, मतलब 1919 में ये जो एक्ट है वो पास हुआ था टू कंट्रोल द पोजेशन फॉर सेल। टू कंट्रोल, क्या कर रहे हैं हम? कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल द पोजेशन ऑफ सेल एंड द सेल, टू कंट्रोल द पोजेशन फॉर सेल एंड द सेल। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, मेरे को किसी पर्टिकुलर ड्रग, फॉर एग्जांपल हम पॉइजन एक्ट की बात करें तो हम पॉइजन की बात करेंगे कि पॉइजन के पोजेशन को, मेरे पास कितना पॉइजन होना चाहिए, ये अमाउंट कंट्रोल करना है एंड देन सेल को कंट्रोल करना है, वेदर होलसेल और रिटेल। ये डिपेंड करता है कि मैं वो पॉइजन या वो पर्टिकुलर सब्सटेंस होलसेल के लिए पजेस कर रही हूँ या रिटेल के लिए पजेस कर रही हूँ। ठीक है, ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन, कोई भी स्पेसिफाइड पॉइजन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डीलर, आई एम लीगल डीलर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। सो ऑफिशियली तो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स क्या है? पॉइजन है, राइट? सो वो पॉइजन है एंड कितना अमाउंट मैंने मेरे पोजेशन में कितना अमाउंट रहना चाहिए, कितना सेल होना चाहिए, होल सेल के लिए मैंने कितना अमाउंट पोजेस किया हुआ है, रिटेल के लिए मैंने कितना अमाउंट पोजेस किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ये सारी चीज़ें इसी द पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर आएगी। ठीक है, सो प्रोफेशन एंड फॉर सेल। ठीक है, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन। सो इसके अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट इज possession and sale of poison, कि कितना अमाउंट ऑफ मैं पॉइजन पजेस कर रही हूँ, मेरे पोजेशन में है, मेरे अंडर में है, एंड सेल। ठीक है, पावर टू रेगुलेट द पोजेशन इफ एनी पॉइजन इन सर्टेन एरियाज। कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में पॉइजन का पोजेशन हमें क्या करना है? इफ वी वांट टू चेंज द पोजेशन ऑफ दैट पॉइजन डिफरेंट एरियाज में, तो वो पावर भी द पॉइजन एक्ट 1919 के पास है। इसके अंदर क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट may by rule regulate the possession of any specified poison in any local area in which the use use of such poison for purpose of committing mischief by poisoning cattle appears to it to be such frequent occurrence as the vendor restrictions on the possession thereof desirable। देखो, कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला, आई एम दी डीलर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ये पॉइजन होते हैं एंड पॉइजनस होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर एनिमल्स एज वेल। सो जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है पोजेशन किसी भी स्पेसिफाइड पॉइजन का किसी भी लोकल एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस लोकल एरिया में आई एम द पर्सन हु पॉजेस ऑल द पॉइजन, या फिर मैं सेल या रिटेल करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ in insecticides and pesticides का, एंड उसी पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्जाम्पल कोई मिसचिफ होती है, किसी ने किसी के घर के जानवर को पॉइजन दे दिया, एंड देन ऐसे कोई पॉइजनिंग की केस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैटल पॉइजनिंग की भी केस हो रही है, ठीक है, अगर किसी ने किसी जानवर को ही पॉइजन दे के मारा है या फिर किसी ह्यूमन को भी, सो अगर ऐसा कोई रिपोर्ट होता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन रिपोर्ट होती है, तो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो जो लाइक होल्ड है कि रेगुलेशन है इस पॉइजन का, वो द पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्टेशन इनटू इंडिया ऑफ एनी पॉइजन एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। सो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो यू डोंट हैव पावर। ठीक है, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसे पजेस नहीं कर सकते। ये जो एक्ट है, इट हैव द पावर टू प्रोहिबिशन। सो वो प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी पॉइजन के इंपोर्ट पे। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइजन के इंपोर्ट इनिबिट कर सकती है, उसके रेगुलेशन को इनिबिट कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट एक्सेप्ट अंडर एरिया इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस।
तो कोई पर्टिकुलर प्लेस में भी किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से भी जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन निकाल के वो पर्टिकुलर पॉइजन को प्रोहिबिट कर सकती है। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन। अब देखो इम्पोर्ट अगर हम कर रहे हैं पॉइजन को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पॉइजन का इम्पोर्ट कर रहे हैं, सो वो भी इसी एक्ट में कवर होना है। पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्टेशन ऑफ इंडिया into India of any person except under license। सो अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है बिना लाइसेंस के किसी भी तरीके का पॉइजन, तो क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेन अथॉरिटी टू गवर्नमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ द पॉइजन। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो स्टेट गवर्नमेंट्स का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट इज़ द मेन अथॉरिटी to government for import of any type of poison, import or sale of any poison, import and sale of any poison except as provided under the act। so इस act ने आपको कुछ एक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ लीगल क्या कहना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया है, लेट्स से। सो इस एक्ट ने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है कि इंपोर्ट एंड सेल पॉइजन का कैसे होना चाहिए, किस पर्सन के पास कितना पोजेशन होना चाहिए, एंड रेगुलेशन कैसे होगा, एंड दैट पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट। अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रोहिबिटेड है, ठीक है, अगर मैं उसका इम्पोर्ट एंड सेल करती हूँ तो आई विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट। तो मुझे फाइन भी देना पड़ सकता है, मुझे जेल भी काटनी पड़ सकती है अगर मैंने इस लॉ को ब्रीच किया तो। ठीक है, ब्रेक एनी कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ एनी पॉइजन ग्रांटेड टू हिम शैल बी पनिशेबल। सो किसी भी कंडीशन को अगर मैं ब्रेक करती हूँ, ठीक है, लाइसेंस में भी जो चीज़ें हैं अगर मैंने उससे अलग चीज़ें अगर परफॉर्म करी हैं importation में of any poison, ठीक है, that person shall be granted that person shall be punishable। ठीक है, on a first conviction, अगर पहली बार अगर मैंने ऐसे किया है, ठीक है, अगर I am doing it for the first time, so in the first conviction, for the first conviction with imprisonment for a term which may extend to 3 months। ठीक है, अगर पहली बार मैंने ये किया है तो 3 मंथ्स का क्या हो सकता है, 3 मंथ्स का imprisonment होगा with fine which may extend to 500 rupees or with both। ठीक है, सो 500 रुपीज़ का फाइन हो जाएगा। अगर इसके अलावा फाइन नहीं हो रहा है, अगर 3 महीने की सज़ा होगी, 500 रुपये का फाइन होगा, ये दोनों साथ में हो सकती है। ठीक है, इट मे एक्सटेंड टू बोथ। ठीक है, इफ़ यू हैव टू पे द समटाइम्स लाइक इट इज़ ओनली द क्या कहना चाहिए, द अमाउंट। ठीक है, इट इज़ द पनिशमेंट। अगर इसके अलावा जो 3 मंथ्स की जो सज़ा है वो दोनों साथ में हो सकती है। सेकेंड कन्विक्शन में क्या हो गया, मैंने 3 महीने की सज़ा काट ली, उसके बाद में बाहर आने के बाद मैं फिर से मैंने वही किया। सो सेकेंड कन्विक्शन में क्या होगा, इन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। ठीक है, सो डबल हो जाएगी मेरी सज़ा एंड फाइन भी डबल हो जाएगा, हो सके तो दोनों साथ में हो जाता है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ पॉइजन्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टार मार्केट। ठीक है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस क्या है, 2 लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ये द पॉइजन एक्ट 1990 में हमारे पास 2 लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट ए में क्या है, एकोनाइट, लिस्ट ए में है एकोनाइट, लिस्ट बी में है आर्सेनिक, कोका एंड डिजिटालिस। ठीक है, ये लिस्ट ए के पॉइजन्स है। लिस्ट बी में क्या है, एसेंशियल ऑयल्स ऑफ आलमंड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड एंड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी के जितने भी ऑक्साइड्स हैं लिस्ट बी के पॉइजन है। एसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड्स सेक्शन लिस्ट बी के पॉइजन है। क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड सब लिस्ट बी के पॉइजन है। ठीक है, अब द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैव बीन एम्पावर्ड टू इशू वारंट फॉर द सर्च ऑफ एनी प्लेस where they have reasons to believe or suspect that a contraband poison is sold, kept or concealed। देखो ये 3 लोग हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं तो जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर। ठीक है, जो लेवल है पुलिस का वो है कमिश्नर लेवल का। सो पुलिस कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू इशू वारंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइजन को आई एम इन्वॉल्व इन दी sale and purchase of that particular poison, so
I have that particular poison, I have concealed it, I have kept it in my whatever, let's say I have a pharmacy store and in that pharmacy store I have kept it. So क्या होगा कि अगर मुझ पे शक होता है, ठीक है, इफ आई एम द सस्पेक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस वारंट इशू कर सकते हैं. कौन सा वारंट इशू करेंगे? सर्च वारंट इशू करेंगे. अगर उनको शक है मुझ पे, अगर मैंने सोल्ड की है, कैप्ट किया है या फिर कंसील किया है कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस, तो ठीक है. ओके, दिस इज द रिपीटेटिव थिंग. ओके, अब हमने पढ़ना है द ड्रग एक्ट. देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इन द पॉइजन एक्ट, ठीक है. द पॉइजन एक्ट 1990 याद रखना है भाई. इट्स रियली वेरी सिंपल एंड ईजी. देखो हमें ऐसा लगता है कि समटाइम्स ये क्वेश्चंस भी आएंगे कि पॉइजन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देख लो, इंडियन एविडेंस एक्ट का याद रखना है, राइट. इंडियन एविडेंस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द पॉइजन एक्ट, ठीक है. अभी हमने पढ़ना है एनडीपीएस एक्ट का ईयर याद रखना है इन एक्शन का. द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है. ये वाला जो एक्ट है ये कब पास हुआ था? 1940. द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसको हम डी एंड सी एक्ट भी कहते हैं. डी स्टैंड्स फॉर ड्रग एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मेटिक. द डी एंड सी एक्ट वाज पास्ड इन 1940. 1940 में 10 अप्रैल 1940 with the main objective to import, manufacture, distribution, sale of drug and cosmetics. For example, that if I have a pharmacy store, ठीक है, let's say I have a pharmacy store. So जो drug and cosmetic act है, so जो pharmacy store होता है, they do have medicines, drugs and क्या कहते हैं वैसे, कॉस्मेटिक आइटम्स है ना. जो फेस वॉशेस भी आपको मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, इट ऑल कम्स अंडर द कॉस्मेटिक्स एंड ये कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कवर भी होगा. सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1940. 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ. क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को पास करने का? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज इम्पोर्ट, कि मेडिसिन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का इम्पोर्ट पे इन्हें कंट्रोल करना है या फिर वो हैंडल करना है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस. डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. अब हमने मैन्युफैक्चर कर ली, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर कर लिया हमने मेडिसिन एंड पॉइजन्स एंड कॉस्मेटिक सब्सटेंसेस या कॉस्मेटिक मटेरियल्स और प्रिपरेशंस. सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है एंड एट द एंड ऑफ द थिंग द सेल ऑफ दैट ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें रेगुलेट करनी है एंड इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है. द एक्ट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया, ठीक है. इंडिया में ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है कि इंडिया में इम्पोर्ट कैसे होना है ड्रग्स का, सो दैट नो सबस्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग विल एंटर इनटू आवर कंट्री. क्यों रेगुलेट करना है इम्पोर्ट? हमें रेगुलेट इस वजह से करना है ताकि कोई भी जो हमारे इंडियन मार्केट्स में या जो कोई भी स्पूरियस ड्रग है वो हमारे कंट्री में एंटर ना हो. द एक्ट प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ सबस्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग इन द कंट्री. और ये जो एक्ट है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, पहले तो इसने क्या किया, पहले तो इसने बोला कि हम इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करना है कि हम कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग नहीं लेंगे, ठीक है. सब स्टैंडर्ड ड्रग हमें नहीं लेना है. व्हाट इज सब स्टैंडर्ड ड्रग या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट? ओके, इट इज अ प्रोडक्ट और ठीक है. सो सबस्टैंडर्ड ड्रग, मेडिसिन या प्रोडक्ट क्या होता है? इट फेल्स टू कंप्लाई विद द एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सेफ्टी, ठीक है. सो ये सेफ नहीं होते, दे डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर WHO ने कोई एक आइडियल वे बताया है किसी भी ड्रग के लिए, ठीक है. वी ऑल हैव सम स्टैंडर्ड्स, ठीक है. सो ये स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती. ओके, दे डू नॉट मीट the quality and standards,
ठीक है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को अगर ये मीट नहीं करती स्टैंडर्ड्स को, तो उसे हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। ठीक है, अब ये स्पूरियस ड्रग्स क्या होता है? स्पूरियस ड्रग को हम एक और नाम से कहते हैं, दैट इज इमिटेशन ड्रग। दैट इज इमिटेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इमिटेशन ड्रग, इट इज इमिटेशन ड्रग। ठीक है, इट इज द इमिटेशन ड्रग प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच कंसील द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेड टू रिजेंबल अदर ड्रग। ठीक है, तो ये कॉपी है ड्रग की। एग्जैक्टली हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट कॉपी, जैसे वी हैव जितने भी एक्सपेंसिव या फिर ब्रांड के कॉपीज आते हैं ना, फर्स्ट कॉपी, जिसको आपको देख के डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल होता है। सो ऐसे ही ड्रग्स भी होते हैं, ऐसी मेडिसिन भी होती है। सोचो, ताकि हम कोई नकली दवा ना इम्पोर्ट कर ले या कोई ऐसी दवा ना इम्पोर्ट कर ले जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर रहेगा। इट प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ सबस्टैंडर्ड एंड स्पूरियस ड्रग इन द कंट्री, कि कोई नकली दवाई या फिर स्टैंडर्ड की दवाइयाँ नहीं बना रहे हैं तो उसको भी प्रोहिबिट करना है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ओवर द सेल, distribution of the drug or by trained and qualified person. So जितने भी trained and qualified persons हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं या देखते हैं सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये इंक्लूड करता है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग्स एज वेल। ठीक है, इसके अलावा सर्टन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रेगुलेट्स द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। अभी तक हमने ड्रग्स देखे तो सेम थिंग्स applies in the cosmetics as well. So cosmetics में भी नकली cosmetics नहीं होनी चाहिए, सब standard cosmetics नहीं होनी चाहिए। To have regular inspection of licensed premises by drug inspector. So ये regulate करने के लिए जो drug inspectors हैं वो regular inspections पे होते हैं। To have control over the standard of drug cosmetic by taking samples, analyzing them to approved laboratories. So क्या होता है, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं ये ड्रग्स के सैंपल्स लेते हैं एंड कॉस्मेटिक्स के सैंपल लेते हैं एंड देन उन्हें एनालाइज करते हैं लेबोरेटरीज में एंड देन फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड्स चेक कर रहे हैं टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस टू रेगुलेट द प्रिपरेशन। देखो और क्या ये एक्ट प्रोवाइड करता है। होली में क्या होता है कि बहुत न्यूज़ नहीं चल रहा होता कि बहुत सारे अभी तो सब सारे स्वीट्स खरीदेंगे एंड देन सारा नकली है, इट्स ऑल प्रिपेयर्ड, नकली खोआ, नकली ये, नकली वो, ऑल दैट थिंग। सो ऐसे ही वो भी क्या करते हैं, सैंपल्स आके लेते हैं, वो भी सैंपल्स आके लेते हैं देन चेक करते हैं। तो ऐसे ही होता है मेडिसिन में भी, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स के सैंपल्स लेके जाते हैं एंड लैब में एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये एक्ट और क्या प्रोवाइड करता है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स द स्पेशल प्रोविजंस टू रेगुलेट द प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। जो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं उनका रेगुलेशन कैसे है, उनका प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कितना करेक्ट वो रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं। To prescribe the manner of labeling, packing of various classes of drug and cosmetics. So proper labeling करनी ज़रूरी है। ठीक है, आई थिंक अभी तक जितने भी बच्चे हैं वो अभी तक ध्यान नहीं देते थे, बट देखना घर पे कोई भी मेडिसिन रखी होगी तो उसमें कुछ शेड्यूल्स लिखे हुए होते हैं। अगर किसी के भी मम्मी पापा लाइक ताई जी, ताऊ जी, आंटी, अंकल, किन्हीं भी अगर लोग किन्हीं भी पर्सन को, especially I have BP patients in my house, so I have seen that even I have like diploma in pharmacy, so I know these things pretty well. So देखना, ठीक है, मेडिसिन का बैक साइड पे वी हैव वन स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स होता है एंड उस ड्रग का शेड्यूल लिखा होता है। सो जितने भी ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बीपी, शुगर, स्पेशली ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है, उनकी मेडिसिन के बैक साइड पे यू विल बी एबल टू सी अ बॉक्स जहाँ पे ये लिखा होगा शेड्यूल एच ड्रग। ठीक है, तो ये सारी लेबलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इवन दोज ड्रग इंस्पेक्टर्स, बिकॉज वी हैव okay, one personal information of me. So as I said that I have diploma in pharmacy, so like we have a family business of like pharmacy.
So जब भी ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं तो आई हैव टू पुट माई सिग्नेचर्स ऑन द पेपर्स एंड ऑल दैट बिकॉज आई एम द फार्मासिस्ट ऑफ दैट बिजनेस. सो सो व्हाट हैपेंस, सो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं दे नीड प्रॉपर सेक्शंस. जो प्रॉपर हम ये कह रहे हैं ना, ये जो द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर हमें प्रॉपर लेबलिंग भी करनी होती है, प्रॉपर पैकेजिंग भी करनी होती है, ठीक है. एंड वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. सो जो भी क्लास का वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है, ड्रग इंस्पेक्टर नीड्स दैट कि जो भी फार्मेसी स्टोर है और व्हाटएवर यू हैव मेडिकल स्टोर और एनीथिंग, सो वो अरेंज रहे इन दैट पर्टिकुलर मैनर ओनली, ठीक है. सो आपकी डिफरेंट शेड्यूल्स की ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, वो ये भी चेक करते हैं कि अगर नियर एक्सपायरी मेडिसिन भी हैं, अगर आपके पास वो बल्क में है तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. सो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स. और क्यों इंस्पेक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है. अब कुछ चैप्टर्स हैं इस एक्ट में. सो वी हैव how many chapters? We have 5 chapters. So chapter 1 includes introductions and definitions. जो कुछ important introduction and definitions है we will cover in this lecture. Chapter 2 में क्या है? DTAB, BCC and CDL. And chapter 3 में क्या है? Import of drugs and cosmetics. Then in chapter 4 we have manufacture, sale, distribution of drug and cosmetics. So ये सारी चीज़ें इन्होंने blueprint दी हुई है कि कैसी चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए and what are the provisions, ठीक है. फिर चैप्टर 4A में वी हैव प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदिक मेडिसिन बिकॉज दिस इंक्लूड्स आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स एज वेल. सो ये सारे चैप्टर 4A में आ जाएंगे. एंड देन जो भी बच कुछ गया वो चैप्टर 5 में आ जाएगा, दैट इज मिसलेनियस. अब मैंने क्या बोला कि कुछ इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, वी हैव रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शंस. सो ड्रग हम कब किसे कहते हैं, ठीक है. व्हेन we call a thing a drug or a substance a drug. So all the medicines of internal and external use of human beings and animals and all substances which is intended to be used for or in treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human beings, animals, including preparations applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquito, such substances other than food intended to affect the structure of any function of human body or intended to be used for destruction or insects which causes disease in human beings or animals, or substances intended to use as component of drug including empty gelatin capsules, ठीक है. सो जो जिलेटिन कैप्सूल्स होती है, कैप्सूल्स के अंदर यू हैव स्मॉल ग्रैन्यूल्स, देखा होगा ना कैप्सूल्स. सो इवन वो एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, तो देखो वो जो कैप्सूल होती है ना, वो इट्स नॉट मेडिसिन, ठीक है. उसके अंदर जो आपको ग्रैन्यूल्स दिखते हैं दैट इज मेडिसिन, बट वो एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल भी वी आर कंसीडरिंग दैट कैप्सूल ड्रग. Such devices intended for external and internal use in diagnosis, treatment, mitigation, prevention of disease or disorder in human beings and animals are drug.